माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का एपिसोड 4 लेकर। एपिसोड 1, 2, 3 हम पढ़ा चुके हैं, उसको देख लोगे तुम लोग। आज हम एपिसोड 4 पढ़ेंगे, जिसमें इसमें से हमने पहले भी कुछ पढ़ा दिया था बच्चे। और बताया था कि अब हम आज बात करेंगे महान हिमालय या हिमाद्री की। याद करेंगे और देखेंगे कि हमने बताया था कि हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय को, उत्तर के हिमालय को हम मुख्य तौर पे 4 हिस्से में बांटते हैं। और चारों हिस्से में समझ लो, ये सबसे पहला हिस्सा होता है सबसे उत्तर की तरफ, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद वाला जो यह हिस्सा है, इसे हम कहते हैं महान हिमालय। तो हम लोग उत्तर के हिमालय को पढ़ते हुए एक एक करके पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित होता है। ये देखे थे, मैंने बता दिया था, सबसे उत्तरी ऊपर में है। उसके बाद आता है हमारा महान हिमालय। यह जो हिमालय की श्रेणी को बांटेंगे, ये पहला हिस्सा पढ़ चुके ट्रांस हिमालय, और दूसरा हिस्सा जो होता है यह कहलाता है हमारा महान हिमालय। तो पढ़ेंगे इसमें कि महान हिमालय में ही विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। इसकी ऊंची चोटी बर्फ से सदा ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। चूँकि हिमालय की जो दूसरी महान हिमालय की जो चोटी है, ये देखेंगे इसमें ये चारों हिस्सा में से यह महान हिमालय है, और इसी में ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है, जिससे ये पर्वत माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे बच्चे, इसमें पाए जाते हैं। और मुख्य तौर पे गंगा, यमुना इत्यादि कई सारी नदियाँ जो हमारी निकलती है बच्चे, ये नदियाँ भी इसी से निकलती है। तो कहता है कि भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ महान हिमालय से निकलती है। अच्छा, काराकोरम को कृष्णागिरी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें, आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं हम लोग कि काराकोरम यह पर्वत है, इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं, और केटू के नाम से भी इसे जानेंगे हम लोग। तो केटू सबसे ऊंची चोटी है भारत की। याद रखेंगे, यदि हम भारत की बात करें तो ये भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में केटू है सबसे ऊंची चोटी। लेकिन विश्व में अगर कहें तो इसी के नेपाल की तराई क्षेत्र में यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट है। जो माउंट एवरेस्ट हमने तुम्हें बताया था बच्चे पिछले वीडियो में कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तथा यह संसार की सबसे ऊंची भी है, और नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ये पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये भी बताया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। आज की वीडियो में हमारे लिए नया होगा, यहाँ से जो हम बताने जा रहे हैं बच्चे, इसे समझो। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। याद रखेंगे, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। ये हम बात करेंगे, यदि हम उत्तरी भारत की ये बात करते हैं बच्चों, देख लो मानचित्र हमने बता दिया। तो यह आकर यहाँ सिक्किम गंगटोक, यहाँ पे हमारा कंचनजंगा, इसे याद रखेंगे हम लोग, कंचनजंगा। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे चोटी नहीं, बल्कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। याद रखें, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जानते हैं। यह संसार की दूसरी सबसे चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो कश्मीर में है। मतलब इसे फिर से समझो बच्चे, हम अगर ये फिगर बनाएंगे, ये देख लो यहाँ रखते हैं, हाँ अब फिगर बना रहे हैं। ये रहा हमारा भारत, ये सिक्किम, इसे समझेंगे। यह सिक्किम में है कंचनजंगा, सिक्किम में है कंचनजंगा। हिमालय का फैलाव जो भारत में है, तो भारत में हिमालय का ये जो फैलाव होता है उसमें सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाएगी केटू या गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम दूसरा है बच्चे, और गाडविन ऑस्टिन या केटू एक है। ये याद रखेंगे। और यह है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर में। यह संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट, और दूसरी ऊंची चोटी हो गई हमारी केटू या गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो कश्मीर में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई होता है, नेपाल के नामचा बरुआ, इस कहीं नामची देता है लेकिन नामचा बरुआ
बाजार से प्रारंभ होता है बच्चे। तो नामचा बरुआ बाजार याद रखोगे। यहीं से अगर हिमालय पे अगर चढ़ना हो बच्चे तो नेपाल में जाते हैं। नेपाल के नामचा बरुआ जगह से बाजार यहाँ लिखा है, हम बरुआ लिखेंगे, नामचा बरुआ से चढ़ना यहाँ पर शुरू करते हैं। इस तरीके से बच्चे ये हमारा हो गया। अब इसी में हम पढ़ेंगे महान हिमालय में सिर्फ नदियाँ ही नहीं है बच्चे, देखते चलो, ये फिगर पे विशेष ध्यान देंगे हम लोग। ये हम भारत की बात करते हैं ये, और यह हम हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय हमारा ऐसे है बच्चे, इस तरीके से ऐसे हिमालय गया है। तो महान हिमालय की कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, इसे हम याद रखेंगे प्रमुख दर्रों को। दर्रा किसे कहते हैं बच्चे? मान लो कि दो पर्वत है, अब पर्वतों के बीच में ये जो पास होता है माने निकलने का रास्ता, उसी को हम दर्रा कहते हैं। तो प्रमुख दर्रा में हम याद करेंगे कश्मीर। कश्मीर में हमारा होगा जोजिला दर्रा एंड बुर्जिल दर्रा। ये कश्मीर याद रखेंगे, कश्मीर में हमारा कौन सा होगा? जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा है। जिससे मैं पूछता हूँ, परीक्षा में पूछेगा बच्चे कि कहाँ पर कौन सा दर्रा है, कौन दर्रे किस राज्य में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें शिवकिला दर्रा, यहाँ पर हमारा बचेगा शिवकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश हो गया बच्चे, शिवकिला दर्रा। और सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, यहाँ पे जो हमारा अंगूठे की तरह उठा हुआ था वहाँ पे नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। जयलेज न लिखकर हम लिखेंगे इसको जयलेपला, जयलेपला दर्रा। तुम लोग पूरा साफ साफ लिख लेना जयलेपला, जयलेज नहीं है, इसका नाम है जयलेपला दर्रा। तो इस तरीके से सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी, यहाँ पे हम बात करेंगे अरुणाचल पूरब में, तो वहाँ पे पाएगा हमारा बोमडिला दर्रा। ये दर्रा जो मैं बताया बच्चे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, दर्रों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है बच्चे। हम फिर से बता दें कि अगर हम ये भारत की बात करते हैं तो भारत में ये देख लो बच्चे, ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे होगा, तुम ही लोग अब बताते चलो बच्चे, यहाँ पे कौन सा दर्रा, बोलो सभी, बहुत बढ़िया, यहाँ पे हो गया हमारा बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम ये हो गया, तो सिक्किम में कौन, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। जयलेज की जगह नाथुला लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, जयलेपला दर्रा। लिखते चलो, फिगर बनाओ और लिखते चलो, जरूर बनाएंगे फिगर। हिमाचल प्रदेश, यह हमारा हिमाचल प्रदेश से बच्चे, यह यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा पूरा लिखना तुम लोग। और कश्मीर में यहाँ हमारा हो जाएगा दो दर्रे यहाँ पे हैं, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, इसको बुर्जिल दर्रा लिखेंगे। इस तरीके से हमारा हिमालय का दो खंड हम लोग पढ़ चुके बच्चे। फिर से समझो, यहाँ पर ये हमारा हिमालय है, सबसे ऊपर वाले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इसके बाद वाले हिस्से को, इसको हम अभी पढ़ रहे थे महान हिमालय, ये था हमारा महान हिमालय। लेकिन महान हिमालय के नीचे यह जो हिमालय है बच्चे, इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसके बाद एक और हम तराई क्षेत्र सबसे नीचे पढ़ेंगे बच्चे, शिवालिक हिमालय के नाम से जानेंगे। तो चलो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य हिमालय। कौन से हिमालय? मध्य हिमालय। फिगर तुरंत बनाएंगे, ऐसा ही फिगर हर जगह बनाते चलेंगे और जो बताना है उसको दर्शाते चलेंगे। ये हमारा है महान हिमालय, तीसरा खंड। तो मध्य हिमालय, महान नहीं सॉरी, मध्य हिमालय। तो कहते हैं, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहता है देखो कि मध्य हिमालय, यह हिमालय, यहां काट देते हैं हम लोग, हाँ अब इसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसे हटाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे अब समझो, हम आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य हिमालय। कहता है कि यह हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है, याद रखेंगे। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, इसके ऊपर महान हिमालय, इसके नीचे, अरे उसके नीचे मध्य महान हिमालय, इसके नीचे यह मध्य हिमालय, और इसके नीचे रहेगा हमारा सबसे नीचे जहाँ शिव जी रहते हैं, शिवालिक हिमालय सबसे नीचे।
इसलिए यह महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। मध्य हिमालय को हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। मध्य हिमालय के निचले भाग में पर्यटक शहर, हिल स्टेशन वाले शहर अवस्थित है। अर्थात देहरादून, पूछता है परीक्षा में, देहरादून हिमालय के किस हिस्से में स्थित है? तो मध्य हिमालय। यदि कोई व्यक्ति घूमना चाहता है, अगर टूर पे जाना चाहता है, तो सबसे ऊपर हम ट्रांस हिमालय में जा नहीं सकते हैं, महान हिमालय खतरा रहता है यहाँ पे। मध्य हिमालय हमारे लिए ठीक होता है बच्चे घूमने फिरने के लिए। और इसी मध्य हिमालय में देहरादून, नैनीताल, मैसूर, रानीखेत, दार्जिलिंग और वैष्णो देवी, ये सब अलग अलग जाएंगे। अब इसमें हम अलग अलग हिस्से की बात करेंगे। वैष्णो देवी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की तरफ जाना होगा। दार्जिलिंग की बात करें सिक्किम की तरफ जाना होगा। उसके बाद फिर रानीखेत, मैसूर, नैनीताल, ये मुख्य तौर पे देहरादून, नैनीताल, ये सब हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे बच्चे। तो अलग अलग बाद में मानचित्र बनाकर हम इसको भी दर्शाएंगे, तो मैं ये देखोगे बच्चों। नेक्स्ट समझो, यहाँ पर कहते हैं कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो निम्न भूभाग है उसे पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। इसे समझ लेंगे बच्चे। अगर यह हिमालय है तो इस साइड में, माने उत्तर प्रदेश के आसपास के साइड में अगर हम जाएंगे तो इधर इसके नाम के अंत में दून लग जाता है। ये दून, ये थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ इसको। यहाँ देखो, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो पश्चिम में हम इसको कहेंगे दून, जैसे देहरादून। और पूरब में अगर कहेंगे, पूरब की तरफ अगर जो हिमालय है, इसकी जगह को हम कहते हैं द्वार, अर्थात देहरादून, हरिद्वार। तो देहरादून होगा वो पश्चिम में होगा। अगर हम देहरादून कह दे कहाँ होगा? तो पश्चिम में। हरिद्वार अगर कह दे तो वो कहाँ पे होगा बच्चे? हरिद्वार, तो पूरब में। इसे हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से मध्य हिमालय भी समझ गए बच्चों। अब हम समझने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय। फिर इसका फिगर बनाएंगे, बार बार फिगर बनाएंगे बच्चे। सबसे ऊपर कौन से हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे कौन हिमालय? महान हिमालय। और उसके नीचे ये कौन से हिमालय? मध्य हिमालय। और सबसे नीचे हमारा कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। शिवालिक शिव जी से बना है बच्चे। ये माना जाता है कि शिव जी यहीं रहते हैं। चलो पढ़ते हैं कि शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक और सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। यह हिमालय की सबसे युवा श्रेणी है। सबसे युवा माने सबसे नई श्रेणी यही है। शिवालिक के शिवालिक चारों हिमालयों में सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित है। माने हिमालय को अगर हम 4 हिस्से में बांट दें बच्चे, 1, 2, 3, 4, तो सबसे ज़्यादा भूकंप किस हिमालय में आता है बच्चे? तो हम बोलेंगे शिवालिक हिमालय में। हम लोग का जो क्षेत्र है इसी हिमालय से सटा हुआ है बच्चे, बिहार का। शिवालिक मिट्टी अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। माने चूँकि सबसे नीचे है तो मिट्टी का अपरदन यहाँ बार बार होता है बच्चे, मिट्टी का कटाव बार बार होता है। शिवालिक हिमालय के निम्न ऊंचाई वाला श्रेणी है। शिवालिक हिमालय में कौन कौन श्रेणियाँ पाई जाती है? तो हम इसे पढ़ेंगे बच्चे कि इसी हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर, स्टीव ग्लेशियर या हिमनद है, जो भारत तथा पाक के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। और ये हमारा देख लो बच्चे, ये है भारत और ये हमारा इंडिया हो गया और ये हमारा पाक हो गया। तो पाकिस्तान और भारत के पास में ही है हमारा, समझो कि सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। तो भारत और पाक दोनों इस पर दावा करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में विवाद बना रहता है बच्चे। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है या सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने हिमालय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रकार के हिमालय को हम पढ़ चुके हैं बच्चे। अब एक प्रश्न आता है कि आखिर हिमालय का महत्व क्या है? हिमालय पर्वत का से क्या फ़ायदा है बच्चे? ये कहते हैं हिमालय पर्वत अपार जड़ी बूटी एवं वन संपदा का स्रोत है। साथ ही साथ यह सामरिक दृष्टिकोण से भी, यह समा हो गया है तो तुम लिखोगे सामरिक, सुधार दे रहा हूँ बच्चे, तुम लोग सुधार लोगे। सामरिक ऐसे लिख लेना, सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सामरिक का मतलब होता है सेना के दृष्टिकोण से।
हमारा जो भारत है बच्चे, ये देख लो, ये भारत का उत्तरी हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत होने की वजह से उत्तर दिशा से चाइना हम पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे 8,848 मीटर ऊंचा जब वो चढ़ेगा हिमालय पर, तब न माउंट एवरेस्ट पार करते हुए भारत पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार की यह दीवार का काम करता है, हमारे उत्तर दिशा की तरफ हिमालय एक दीवार का काम करता है। इसीलिए कहते हैं सामरिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चे। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है, वन संपदा भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा को भी यह रोकता है। ये इसकी ऊंचाई इतनी है बच्चे कि इधर से हवाएं जो भी आती है, ठंडी ठंडी हवा है, उसको भी ये रोक लेता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन माने दक्षिण से और पश्चिम से, इधर से भी जो हवा माने इधर से भी जो हवा आती है उसको क्या करते हैं, हिमालय से टकरा कर वर्षा कराती है। इसे समझो बच्चे, वर्षा कैसे होती है। यह रहा हमारा हिमालय पर्वत, और यह हमारा भारत का विस्तार भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे बच्चे, इस तरीके से करके हमारा आया है। तो हिमालय पर्वत क्या है, इधर से जैसे हवाएं आती है हिमालय पर्वत इसको रोक लेता है। दक्षिण और पश्चिम से हवा जब आती है हिमालय रोकता है, और रोकने के बाद यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं कराते जाता है बच्चे, ठंडी ठंडी बारिश कराने लगता है। जैसे जैसे हवाएं इधर जाती है बच्चे, हमारे यहाँ देख लो पश्चिम बंगाल, मॉरिशस में, अरे मॉरिशस नहीं बल्कि मानिसराम, चेरापूंजी, मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है, बिहार में होती है, उत्तर प्रदेश होती है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड होते हुए ये हिमाचल प्रदेश पंजाब में आते आते कम वर्षा होने लगती है, क्योंकि हवा का प्रेशर इधर जैसे जैसे जाएंगे उधर थोड़ा सा हमारा कम होने लगा है बच्चे। वर्षा कैसे होती है अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगा। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि यही, यहाँ समझते चलो, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, कि कहता है कि यही वर्षा भारत के खेती की सिंचाई का मुख्य साधन है। माने दक्षिण और पश्चिम से जो हवाएं आती है, दक्षिण पश्चिम, इसे समझेंगे हम लोग। ऊपर हमने बताया था, देख लो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम किसको बोलेंगे, ये भारत में हम थोड़ा सा मानचित्र गलत बता रहे थे, दक्षिण और पश्चिम ये होता है बच्चे। इधर से हवाएं आती है तो ये समझो कि हिमालय से टकरा कर वर्षा करती है, तो दक्षिण पश्चिम की ये मानसून है। तो कहता है कि यही वर्षा भारत की खेती के सिंचाई का मुख्य साधन बनता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ है बच्चों। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसी क्षेत्र में आते हैं, मैंने समझो कि, और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से हुआ है। इसे याद रखना। हम अगर पूछें कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा से हुआ है, तो लिखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण जो भी हुआ है वह हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से हुआ है। यह मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ी है, जैसे जैसे पूरब की ओर जाते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। माने इसकी चौड़ाई पश्चिम में बढ़ती नहीं, यहाँ पे घटती जाती है, लिखेंगे हम लोग। देखो पश्चिम में अधिक चौड़ी है और पूरब में घटती जाती है। यह मैदान लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब इसे समझेंगे हम थोड़ा सा। मैदान को जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे बच्चे कैसे, हम कहेंगे कि ये देखो भारत, ये भारत का तुरंत मानचित्र बनाओगे बच्चे, बार बार मानचित्र बनाना है और बार बार इसको दर्शाना है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे आती है ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है हम अगर कलर करें तो इधर का क्षेत्र ज़्यादा है और इधर का क्षेत्र धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए पश्चिम में चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी जगह है ये मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है, कम है। ये मध्य प्रदेश वगैरह लेकर भी चलते हैं हम लोग। ये पूरा इस तरीके से है बच्चे, देख रहे हैं ना। तो पूरब की तरफ कम है, यह कम चौड़ी है, और पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ी है। ये विशाल मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम बच्चे। अब आ जाओ हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग हिस्सों में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। देखो माने हिमालय पर्वत जब हम पढ़ चुके हैं, शिवालिक हिमालय पढ़ लिए, हिमालय का महत्व भी पढ़ लिए, तो वर्षा भी पढ़ लिए।
तो अब हम मैदान पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे मैदान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैदान पढ़ रहे हैं बच्चे, मैदानी क्षेत्र। ये भावर प्रदेश, भब्बर प्रदेश, ये हेडिंग यहाँ डालना छूट गया है, लो यहाँ हेडिंग हम डाल देते हैं। हमने बताया था कि भारत का जब हम अध्ययन करेंगे बच्चों, तो भारत के अध्ययन में कई सारी चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैदान। ये हमारा तीसरा हिस्सा है, समझो। मैदान हेडिंग देकर तब ये सब हम पढ़े हैं। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं। समतल जो क्षेत्र भूमि होता है उसी को हम मैदान कहते हैं। इसमें कई क्षेत्र होते हैं। एक होता है भावर प्रदेश या भव्वर प्रदेश। भावर प्रदेश का है या भव्वर प्रदेश का है, तो इसको हम लिखेंगे कि नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से बहने के बाद जैसे ही पर्वत पदीय क्षेत्र में आती है, नदी के साथ लाया गया कंकड़ पत्थर पर्वत पदीय क्षेत्रों में जमा होते रह जाता है और इसी कंकड़ीले पथरीले क्षेत्र को भावर या भावर प्रदेश कहते हैं। इसकी दूरी 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक हुआ करती है। इसे पंजाब में भाबर तथा असम में दुआर कहते हैं। इसे याद रखना, यह जो मिट्टी है इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? पंजाब में इसको भाबर पर कहते हैं और असम में इसको दुआर कहते हैं। इसको फिगर के द्वारा हम समझेंगे। ये देख लो बच्चे, ये हिमालय है। हिमालय के क्षेत्र से जैसे ही कोई नदी निकलती है बच्चे, ये नदियाँ जैसे ही निकलती है तो अपने साथ यह कंकड़ पत्थर ये सब लेते आते रहे। तो इसके आसपास में, शिवालिक के आसपास का जो 8 किलोमीटर से लेकर अब 15 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वह कंकड़ीले पत्थर वगैरह से रहता है, उसमें खास मिट्टी नहीं रहती है बच्चे। तो इसी को पंजाब के तरफ जाएंगे तो हम इसको भावर कहेंगे, इसी को हम असम के क्षेत्र में जाएंगे तो इसको हम दुआर कहेंगे। याद रख लेना। अर्थात नदियाँ जिस पर्वत से निकलती है, पर्वत के एकदम पास का जो क्षेत्र होता है वह भावर प्रदेश कहलाता है। 8 से 15 किलोमीटर तक ये उतना खास उपजाऊ नहीं होता बच्चे, क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर ये सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चे, वह कहलाता है हमारा तराई प्रदेश या दलदली क्षेत्र। इसे समझेंगे अब। कहता है इसमें कि भावर प्रदेश का पानी आगे चलकर संग्रहित हो जाता है और एक संयुक्त धारा के रूप में बहने लगता है, जिसके कारण वह दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस दलदल वाले प्रदेश को तराई प्रदेश, प्रदेश नहीं इसको प्रदेश कहेंगे बच्चे, ऐसे लिखेंगे तराई प्रदेश कहते हैं। सामान्यतः इसकी दूरी 15 से 30 किलोमीटर हुआ करती है। तराई प्रदेश दलदली क्षेत्र होता है, इसलिए इस प्रदेश में मच्छर या बीमारी के कीटाणु ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इसलिए अब समझ लो बच्चे, ये इसकी दूरी 15 से 30 किलोमीटर। यहीं पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चे, कि यदि हम बात करें इस भारत की, देखो ये हमारा भारत हो गया बच्चे, तो हमें इसमें ज़रूरत है उत्तर भारत की, तो हम उत्तर भारत बना रहे हैं। देखो तुम लोग फिगर बना लोगे बच्चे, एकदम बिना फिगर बनाए हुए हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए फिगर तुम लोग बनाओगे पूरा का पूरा, पूरा भारत बनाओ। देखो बच्चे, अब इसमें हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान दो। यह हमारा क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र, यह हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय के क्षेत्र में सबसे पहले ये सबसे नीचे शिवालिक है, ये शिवालिक एरिया है बच्चे। शिवालिक से जो नदियाँ निकलती है, ये नदियों को निकाल रहा हूँ मैं, तो नदियाँ जब निकलती है तो पास का 8 से 15 किलोमीटर भावर प्रदेश कहलाता है, जो कंकड़ीले पत्थरों से बने होते हैं। यह कंकड़ीले पत्थर यहाँ होते हैं बच्चे। इसके बाद का जो 15 किलोमीटर से लेके, यहाँ देखेंगे 15 से लेकर 30 किलोमीटर का जो एरिया होता है, वही एरिया हमारा तराई प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चे? वह कहलाता है हमारा तराई प्रदेश। सबसे पहले आएगा भावर, भावर के नीचे क्या आएगा? तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर यह दलदली होता है बच्चे। यह क्या रहेगा? तराई प्रदेश कैसे रहेगा बता दो? तो यह दलदली रहेगा बच्चे, इसमें दलदल वाला क्षेत्र इसमें ज़्यादा होते हैं।
और दलदल वाले क्षेत्र में देख लो, दलदल वाला क्षेत्र ज़्यादा होगा और 15 से 30 किलोमीटर तक। और इसमें मच्छर या बीमारी के कीटाणु ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। याद रखेंगे, पूछता है कि किस क्षेत्र में मच्छर या कीटाणु सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हम बोलेंगे तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश ठीक से लिख लेना, मैं कई बार कह रहा हूँ। अतः तराई प्रदेश के लोग ज़्यादा बीमार रहा करते थे। तो माने समझो कि हिमालय से 8, हिमालय ये हो गया 8 किलोमीटर तक भावर प्रदेश, 8 से 15, और उसके बाद का 15 से 30 किलोमीटर तक का जो एरिया है बच्चे, वह हमारा दलदल वाला क्षेत्र तराई प्रदेश। अब इसके नीचे हम आते हैं बच्चे, अब हम पढ़ेंगे खादर प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह खादर प्रदेश, उत्तर के विशाल मैदान का वह निम्न भूभाग जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, उसे खादर प्रदेश कहते हैं। याद रखेंगे, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचेगा तो उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक वर्ष नई नई मिट्टी उसमें आकर जमता है, इसलिए इसे नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अर्थात खादर प्रदेश को ही हम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं बच्चे। नदियों के द्वारा लाए गए जल जब समझो कि पहले भावर प्रदेश में ये प्रवेश करता है, भावर के बाद आएगा तो दलदली तराई प्रदेश, और तराई प्रदेश के बाद जो एरिया आएगा बच्चे, वही हमारा खादर प्रदेश या जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है बच्चे। और सबसे इसकी उपजाऊ शक्ति काफ़ी अधिक होती है, इसमें खाद देने तक की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से बच्चे हम इसको पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे कॉपी में कि नदियों के जल के द्वारा लाए गए मिट्टी से बने हुए क्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को ही हम खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। इसकी उपजाऊ शक्ति काफ़ी अधिक होती है बच्चे, इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। इसे पंजाब में बेट तथा यूपी में खादर कहते हैं। यूपी और बिहार सटा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको खादर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन पंजाब में इसको बेट कहते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बार बार पूछता है। अब मिट्टी का एक नया क्षेत्र हम पढ़ेंगे बच्चे, बांगर प्रदेश। बांगर कहता है उत्तर विशाल मैदान का वह उठा विशाल भूभाग जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, उसे बांगर प्रदेश या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश कहा जाता है। देख लो बच्चे, हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ होती है, इसे ठीक से समझते चलो। वह नदी का पानी जब आता है तो जिस जगह बार बार हर साल पानी चली जाएगी, मिट्टी चली जाएगी अपने साथ लेकर, वह काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। तो उपजाऊ जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं खादर प्रदेश। क्या कहेंगे? खादर या जलोढ़। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ ऊंचाई पर मिट्टी ऊंचा ऊंचा हो जाए, वहाँ जब बारिश का पानी ये बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है बच्चे, तो वही जगह बांगर प्रदेश कहलाता है। और यह उतना उपजाऊ नहीं होता जितना खादर प्रदेश होता है। तो इस तरीके से बच्चे बांगर प्रदेश की एक और विशेषता है कि इसके उपजाऊ शक्ति काफ़ी कमज़ोर होती है, इसमें काफ़ी खादर देकर उपज अधिक किया जाता है। इसलिए बांगरा का खेत जो भी होता है बच्चे, ये चौरी का खेत माना जाता है। और इसमें समझो कि बहुत ज़्यादा इसमें खाद देने पर तब कुछ उपजता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, इसमें एक ठो रेह प्रदेश। सब प्रदेश पढ़ लो बच्चे, समतल भूमि पढ़ रहे हैं हम लोग। रेह प्रदेश किसे कहते हैं? कहते हैं कि बांगर प्रदेश में सिंचाई कार्य के द्वारा खेती किया जाता है। लगातार सिंचाई होने से मिट्टी में नमक का सफ़ेद परत मिल जाता है और ऐसे प्रदेश को रेह प्रदेश कहते हैं। मान लो बच्चे ये हमारा खेत है और यह बांगर प्रदेश हो गया, माने ये नदियों का जल यहाँ हर साल नहीं पहुँच पाता है। पहले पहुँचता था, अब नहीं पहुँच पाता था, अब ये हो गया बांगर। अब बांगर में जब बार बार सिंचाई करेंगे तो इसमें ऊपर की मिट्टी जो है वह साइड होते चली जाती है और वहाँ नमक का एक सफ़ेद परत उस पर जमना शुरू हो जाता है। और इसी सफ़ेद परत वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? रेह प्रदेश के नाम से जानते हैं। जलोढ़ झीलों को असम में बील कहते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके लिख लेना कि माने किसी को पंजाब में क्या कहते हैं तो किसी को असम में क्या कहते हैं। जो जलोढ़ झील होते हैं उसको असम में हम क्या कहेंगे?
बिल के नाम से जानते हैं। जलोढ़ झील किसे कहते हैं बच्चे? नदियों के जल के द्वारा जो झील बनता है उसे ही हम जलोढ़ झील कहते हैं बच्चे। चलो अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि जब उत्तर का विशाल मैदान, ये हम हेडिंग ही डाले थे, उत्तर का विशाल मैदान, हम मैदानी क्षेत्र जहाँ हम लिखे थे वहाँ तुम हेडिंग डालना उत्तर का विशाल मैदान। तो पढ़ते हैं बच्चे इसे। उत्तर के विशाल मैदान का महत्व क्या है? हिमालय का महत्व तो पढ़ लेते, अब महत्व इसका क्या है बच्चे? तो मैदानी भाग होने के कारण, मानिए चूंकि समतल होता है, मानवीय बसाव का बेहतर सुविधा मिलता है। माने मनुष्य पर्वतों पर और पठारों पर नहीं रहते हैं बल्कि समतल क्षेत्रों पर ज़्यादा रहते हैं। ये फिगर यहाँ बनाना। जल में भी मानव नहीं रहता, पर्वत पर भी नहीं रहता, पठार पर भी नहीं रहता, अब रहता है कहाँ? तो मैदानी क्षेत्र में, माने समतल क्षेत्र में रहता है बच्चे। ये फिगर जरूर बनाना यहाँ पे और लिखना कि यहाँ पे बसाव क्षेत्र ज़्यादा होता है समतल हिस्से में। इसलिए भारत के 45% आबादी इसी स्तर के विशाल मैदान में रहती है। क्लियर है? कहते हैं साथ ही साथ उपजाऊ मैदान होने के कारण इस मैदान को भारत का खाद्यान्न भंडार भी कहा जाता है। माने मैदान वहाँ का उपजाऊ होता है तो भारत में जितनी कृषि कार्य होता है, पशुपालन होता है, ये सब का सब काम चूँकि उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में होता है तो उसे हम खाद्यान्न भंडारण भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या मिलता है बच्चे? तो इसमें मिलते हैं हमें गेहूँ, धान, जौ, मकई, तिलहन, दलहन और भी कई सारे फसल और सब्जियां उगाई जाती है बच्चे। इस तरीके से जो हेडिंग दिए थे, अगले वीडियो में हम महादेश के बारे में पढ़ेंगे एपिसोड 5 में, लेकिन इसका हेडिंग देना मैं छोड़ दिए थे बच्चे। हम डायरेक्ट हिमालय के बाद से अब तुम्हें ये पढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो शिवालिक हिमालय जहाँ हमारा ख़त्म होता है बच्चे, हिमालय का महत्व, ये तुम लोग हेडिंग दे दो वहाँ पर जहाँ पे यह हिमालय से टकरा कर वर्षा करके लिख दिए। तो तीसरा खंड इसे हम लोग पढ़ेंगे, यही उत्तर का हेडिंग देना है यहीं पर, उत्तर का विशाल मैदान। तो हम लोग मैदान भी पढ़ लिए, पर्वत भी पढ़ लिए बच्चे, पठार भी पढ़ लिए। उत्तर के विशाल मैदान बना कैसे है एक बार और समरी कर देता हूँ बच्चे। यह हमारा भारत, देख लो यह हमारा भारत। इस भारत की हम बात करेंगे बच्चे तो भारत में हम ऐसे आ जाते हैं, ये देख लो ये भारत बना दिए। तो ये हमारे भारत में हिमालय है और हिमालय से ये देख लो ये हिमालय, इसी हिमालय से समझो कि कई, ये हिमालय थोड़ा सा इसको हम, ये हिमालय से जब कई सारी नदियाँ निकलती हैं बच्चे, यहाँ से नदियाँ निकलती है तो ये नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लाती है, खाद लाती है, वही इस क्षेत्र को क्या करती है? उपजाऊ बना देती है और यही हमारा विशाल मैदानी क्षेत्र हो जाता है बच्चे। तो इसमें सबसे पहले भावर प्रदेश पढ़े, अब उस भावर प्रदेश के बाद हमने तराई प्रदेश पढ़ा और तब हम इसके मैदानी क्षेत्र को पढ़े। ये पूरा का पूरा पढ़ोगे, नीचे का एरिया दक्कन भारत में आएगा, वो अगले खंड में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा इसका नोट्स पढ़ेंगे बच्चे और नोट्स पढ़ने के बाद से फिर मिलेंगे हम लोग इसके अगले हिस्से में। बीच में हमने यहाँ एक महादेश दे दिया है बच्चे और महादेश को हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।